नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार आईपीओ के एनालिसिस के साथ आपके सामने आया हूं दोस्तों। अभी सुबह ही दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाया था, जहां पर हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक निवेशकों के पास होने चाहिए। किसी भी आईपीओ निवेश से पहले वहां पर जानकारी दी गई थी। और देखिए, आईपीओस के वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े बोरिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अभी कहने को नहीं रहता है, ना ही आप कह सकते कोई स्पेकुलेटिव बात की जा सकती है। टू द पॉइंट चर्चा होती है और हर एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है वहां पर हमको बात करनी रहती है। तो वो तमाम एस्पेक्ट टाटा आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजी की जो आईपीओ हैं जो ओपन होने वाले हैं, उसके ऊपर हमने की। उसके बाद दोस्तों अभी IREDA, और देखिए ये जो नया आईपीओ आ रहा है ना, इसको आप कह सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी होता है उसका IRFC कह रहे हैं। जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसका, या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसका, IRFC कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? हर एक चीज़ के ऊपर दोस्तों आप कह सकते हैं एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। अगर आपको लगता है IRA, क्योंकि देखिए दोनों में एक समानता ये भी है कि इसका भी जो इश्यू प्राइस है वो 30-32 रुपए के आसपास है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा मैं। तो यदि आप इस आईपीओ के ऊपर आप कह सकते हैं निवेश से पहले जानकारी चाहते हैं, जो ग्रीन आप कह सकते हैं जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। मानता हूँ थोड़े से बोरिंग होते हैं दोस्तों ये चीज़ें, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, जो तमाम आर्टिकल अवेलेबल है मार्केट में, तमाम जगहों से कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जो आईपीओ की है इसकी रिक्वेस्ट भी प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ने की थी, और पब्लिक में भी इसके कह सकते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की बात हुई थी। तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और इसी प्रकार अगर आप कोई भी एक स्टॉक चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं या आपको वहीं पर रिप्लाई कर दिया जाए, जो क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं हो तो आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपके जो कमेंट्स हैं वो तो दिखेंगे ही, प्लस जो हम लाइव आते हैं वहाँ पर भी आपके सवाल को के जवाब देने में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले चलते हैं IRDA के आईपीओ की एनालिसिस की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले जो क्या है द की डिटेल्स ऑफ द आईपीओ, क्या है की डिटेल भैया, कि जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए कब ओपन होगा दोस्तों? 21 नवंबर यानी ट्यूसडे को, और नेक्स्ट वीक। और क्लोज कब होगा? 23 नवंबर 2023 दोस्तों, ठीक है। और आप देखें जो प्राइस बैंड रखा गया है ना इसके आईपीओ के लिए दोस्तों, वो कितना है? वो है 30 से 32 रुपए पर शेयर के आसपास। और कंपनी ये प्लान कर रही है कि इस आईपीओ के थ्रू 2000 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 2150 करोड़ रुपीस रेस किया जाएगा। और देखें कंपनी ने क्या ऑफर करे, जो फ्रेश इशू कितना है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे 40.31 करोड़ का शेयर, ठीक है, जो कि 1290 करोड़ रुपए होता है दोस्तों, ठीक है। ऑफर फॉर सेल कितना हो रहा है? 26.87 करोड़ रुपीस, ठीक है। और देखिए वर्थ ऑफ 860 करोड़ रुपीस। बात करें अपर बैंड की दोस्तों, द फर्म इज वैल्यूड एट 8600 करोड़, 8600 करोड़ रुपए का पूरा ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी पे रखा गया दोस्तों। करेंटली आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो होल्ड करती है 100% स्टेक इन द फर्म। 100% स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है दोस्तों। एक मिनी रत्न कंपनी के समान ये है। हम बात करेंगे इस कंपनी के ऊपर, बट ये तो रही भैया आईपीओ की डिटेल्स। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी मकसद क्या है इस आईपीओ का, ठीक है। और जैसा ही कहते हैं मकसद नहीं भूलना है, ठीक है। नहीं देखिए IRDA का कहना है कि भी हम यूज़ करेंगे द नेट प्रोसीड टू ऑगमेंट द कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला जो हर कोई कहता है आईपीओ क्यों ला रहे हैं, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करना है वो, एंड ऑनवर्ड लैंडिंग, और जो आने वाले समय हम जो लैंडिंग जो हमारा बिजनेस है क्या है आपको थोड़ी देर बताऊंगा, उसमें काम आएगी। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस दोस्तों। तो ये फायदे कंपनी मान रही है एक स्टॉक एक्सचेंज में जब वो आएगी उसको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई साहब, लॉट साइज क्या है, तो देखिए इन्वेस्टर कैन बिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 460 इक्विटी शेयर, 460 इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे, एंड मल्टीपल ऑफ 460 आफ्टर दैट, यानी पर लॉट आप कह सकते हैं 460 शेयर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं
13,800 से लेकर के 14,720 करोड़ के बीच का आपको ये पैसा लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई अब वापस से आते हैं हमारी आईपीओस के ऊपर। तो देखिए पिछले कुछ समय देखेंगे तो जो प्राइवेट्स है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उन्होंने शानदार अटेंशन गेन किया दोस्तों, क्योंकि आप कह सकते हैं कुछ 10 सालों से चले आ रहे सूखे डिसअपॉइंटिंग रिटर्न के बाद एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है। चाहे मैसगॉन डॉक हो 186% रिटर्न, रेल विकास निगम 149% रिटर्न, आर्कॉन इंटरनेशनल 144% रिटर्न, और हम जो यहाँ नहीं भूल रहे हैं जिसके हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, IRFC। ठीक है, तो आप देखें जिस तरह की हुई, तो अब ये जो पब्लिक है, आप कह सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी आई है, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आप देखें यहाँ पे दीज इंप्रेसिव रिटर्न हैव पोजीशन PSUs एज अ फेवर्ड थीम अमंग इन्वेस्टर्स। और नेक्स्ट वीक यानी जो ट्यूसडे आने वाला है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। स्टेट ओन्ड कंपनी IRDEA is set to launch its IPO. This marks a significant development at it will be the first public sector enterprise to go public in the LIC IPO. LIC IPO के बाद ये पहली कंपनी होगी दोस्तों जो IPO में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आप देखें ये जो IPO आ रहा है ये किसकी मेमोरी लेके आ रहा है, वो है किसकी, जिसकी मैंने चर्चा की थी, IRFC, जब 2021 में उसके आप कह सकते हैं आए थे IPO। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है कैसा है, हमको अपनी फोकस रखनी है IRDA में। ठीक है, आप देखें सिमिलरली RFC के समान IRDA जो है एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों जो एक्टिवली प्रमोट करता है डेवलपिंग और एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कोई भी रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको स्पॉन्सर करने में ये कंपनी साथ देती है, एज वेल एज एनर्जी इफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में। यानी जैसा कि IRFC रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, ये आप कह सकते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इफिशिएंसी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइनेंस करती है दोस्तों। ठीक है, आप देखें जो IRFC का जो इशू प्राइस आया था दोस्तों लगभग 26 रुपये के आसपास था, और IRDA का कहाँ आ रहा है 32 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं दोस्तों, बट द जज आफ्टर रीडिंग अबाउट द कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ इससे नहीं हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है IRFC के समान या सिर्फ एवं ही बातें चल रही हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन करते हैं। 1987 में ये कंपनी फाउंड की गई थी दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है, गवर्नमेंट फर्म है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। जी हाँ, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और आप देखें कि पिछले 36 सालों में फॉर ओवर 36 ईयर्स ये एक्टिवली प्रमोट कर रही है किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में और एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। द कंपनी प्रोवाइड फुल वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तमाम प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये कंपनी देती है दोस्तों, और रिलेटेड सर्विस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अदर वैल्यू चेन ऑपरेशन सच एज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन। देखिए पूरा का पूरा जो चेन होता है, लैंडिंग चेन, वो हर एक चीज़ में कंपनी जुड़ी हुई है, चाहे वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसमिशन हो, फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसेप्चुलेशन टू पोस्ट कमीशनिंग। ठीक है, यानी आपने प्रोजेक्ट सोचा उस तक से लेकर के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, कहाँ तक, पोस्ट कमीशन तक दोस्तों ये कंपनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं IRDA के ऊपर। क्या है आप देखें यहाँ पे, IRDA's IPO will be the first IPO by public sector enterprise since LIC May 2022। कंपनी की पोजीशन जो दोस्तों, ये सबसे बड़े प्योर प्ले ग्रीन NBFC in India placed among the select player well placed to capitalize on the rapid growth in renewable energy sector। और हम सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के कितना ज़्यादा उत्साह है, उसको लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के कितनी ज़्यादा लोग खुश हैं, कितने ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, आप देखें IRDA हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है भाई, होगी कंपनी, लेकिन क्या कोई रिकॉर्ड है कि कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट दिया हो? तो देखिए कंपनी ने अभी तक कितना डिस्पर्स किया है,
1.6 ट्रिलियन रुपीस, जी हाँ 1.6 ट्रिलियन रुपीस के लोन उन्होंने दिए हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि अकाउंट करते हैं ओवर 60% ऑफ द टोटल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री। पूर्णतः अगर 100% आप कह सकते हैं अभी तक काम हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में, जो भी उसमें 60% तो इन्होंने ही फाइनेंस किया है। तो आप समझ सकते होंगे हम यहाँ कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ एक और चीज पाएंगे दैट IRDA रिकॉर्डेड 58%, जी हाँ 58% CAGR ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21-23। 58% के CAGR से बढ़ी थी कंपनी बढ़ी थी नेट प्रॉफिट में फाइनेंशियल 21-23 में। द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR was 21.22% as of March 22, 18.82% था मार्च 31-23 में, और सितंबर तक अगर हम चर्चा करें 23 की तो ये 20.92% था। टोटल रेवेन्यू जो बढ़ा है दोस्तों वो है 21.7% टू 3,481.9 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल 23 में, फ्रॉम 2,859 करोड़ रुपीस इन 22। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखेंगे 36.4% का जंप आया टू रुपीज 864 करोड़, जो पहले 633 करोड़ था सेम पीरियड। प्रॉफिट केम इन एट रुपीज 294.6 करोड़ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल 23। यानी देखें कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, डिसेंट प्रॉफिट कर रही है, और उस प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हमको होते हुए साफ दिख रही है। एक और सबसे अच्छी चीज कंपनी ऑफर करती है डिजिटल प्रोसीजर फॉर बोरोवर सर्टेनिटी एंड ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी, एंड दिस हैज अलाउड इट टू हैव टर्म लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 471.1 बिलियन रुपीज अक्रॉस 23 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। यानी 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी में कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो क्या सभी कुछ बहुत अच्छा है, कहीं कोई खामी नहीं है, कहीं कोई बुराई नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको रिस्क पता होनी चाहिए कि रिस्क क्या है दोस्तों। आप देखें कंपनी का जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट इनकम में, जो कि हम लोन डिस्पर्स करते हैं, यानी जो हम लोन देते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो जिसमें बोरो कर रही है, एट विच इट बोरोज फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जो आपने कर्जा उठाया है और कर्जा जो दिया है उसके बीच में जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है उससे आप पूरा धंधा कमा रहे हो। इंटरेस्ट रेट्स आर हाईली सेंसिटिव टू मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। और हमको पता है पिछले कुछ समय में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इतने ज़्यादा ऊपर रहे हैं, जो एक बड़े सरदर्द निवेशकों के लिए बन के आए हैं, ठीक है। और ये नो डाउट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। RBI की पॉलिसीज इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन इस चीज़ से डायरेक्ट रिलेटेड रहती है। और एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फंड may lead to a reduction in the net interest margin। और देखिए जिस प्रकार से लगातार आप कह सकते हैं भाई साहब कि जो नेट इंटरेस्ट आप कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहे हैं, आपने अगर क्वार्टरली जो नंबर्स हैं उसमें अगर आपने क्वार्टरली नंबर्स को देखे होंगे, लगभग हर के कॉस्ट ऑफ फंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये तो धंधा ही वही करती है, तो यहाँ पे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी देखने को मिलेगी। ना इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, इन फाइनेंशियल 23 स्टूड एट 98.6%। यानी अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है ना तो उसमें 98.6 रुपीज़ वो इंटरेस्ट से ही कमा रही है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहाँ था 3.32% एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। नेक्स्ट क्या खतरे हैं, तो देखिए कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड की गई है पास्ट में दोस्तों, और कोई भी फ्यूचर डाउनग्रेड एक एडवर्स इफेक्ट कंपनी में डाल सकता है। जी हाँ, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को भी कहाँ आप कह सकते हैं बीच में पिछले कुछ समय में डाउनग्रेड किया गया था, और अगर अब कोई और भी अब आपके साथ डाउनग्रेड आता है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा ये, ठीक है। कंपनी के पास एक नेगेटिव कैश फ्लो है दोस्तों फ्रॉम ऑपरेशन इन द पास्ट, एंड देयर इज नो एश्योरेंस, और कंपनी ने कोई एश्योरेंस भी नहीं दिया है कि ये जो नेगेटिव कैश फ्लोज हैं फ्रॉम ऑपरेशन नॉट अकर इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखिए। सिर्फ IRC का भाई है, IRC का जुड़वा है, इस कारण हमें खरीदारी करने नहीं कूद देना है। क्या ये रिस्क प्रोफाइल में फिट होती है कि नहीं, इसे प्लीज़ समझें। और जो नेट कैश फ्लोज है एक्सटेंडेड पीरियड और सेकंड नेगेटिव फ्लो इन द शॉर्ट,
और ये जो नेट कैश फ्लो है दोस्तों, नेट कैश फ्लोज है, इसका जो पीरियड है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और सिग्निफिकेंट अमाउंट का नेट कैश फ्लो दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिल रहा है, जो कि मटेरियली इंपैक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी टू ऑपरेट बिजनेस एंड इम्प्लीमेंट ग्रोथ प्लान। देखिए, अगर आपका नेट कैश फ्लोज होंगे वो भी काफ़ी लंबे समय तक, तो आप कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो स्टक रहेगा। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सफ़र कर सकती है अगर कंपनी अनेबल हो जाए किसी को इफेक्टिवली मैनेज द क्वालिटी ऑफ द ग्रोइंग एसेट पोर्टफोलियो एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ एनपीएस। अगर भाई साहब आप एनपीए नहीं देखोगे, धंधा कैसे कर पाओगे? तो ये कुछ एक बिजनेस में प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए जो लैंडिंग बिजनेस में रहते हैं उनके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। बट देखना ये होगा कि लोग इसे किस तरह आप कह सकते हैं इसका किस तरह रिएक्शन देते हैं या इसे किस तरह सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। बट मुझे ये लगा था कि ऐसी तमाम चीज़ें जो भी प्लस माइनस आपके साथ चर्चा करूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।